आज हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे होता है। तो ये एक एटम है, ये बीचों बीच जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स में। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम ये जो बेसिकली ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम तीन नाम से बोलते हैं। क्या क्या? ऑर्बिट, सेकंड एनर्जी लेवल और थर्ड आपका है ये शेल्स। ठीक है, तो इनको हम किसके नाम से जानते हैं? एनर्जी ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं, शेल्स बोल सकते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि अगर के एल एम एन को हम शेल्स बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यानी के शेल को ही हम फर्स्ट एनर्जी लेवल पे बोल सकते हैं, एल शेल को हम सेकंड एनर्जी लेवल पे बोल सकते हैं, एम शेल को हम थर्ड एनर्जी लेवल पे बोल सकते हैं और एन शेल को हम फोर्थ एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ऐसे फिर आपका के एल एम एन जो है कोर्स में है, आगे भी होता है, ओपी भी होता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि बेसिकली हम इसको किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स एंड शेल्स। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें हम के एल एम एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये किसने बताया? बोहर-बरी स्कीम, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी क्या बताया उन्होंने कि the maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom is given by 2n square, where n is the number of that energy level। उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आ सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में एटम के, वो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की। 2n स्क्वायर उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी, where n is the number of that energy level। तो अगर हम बात करें एनर्जी लेवल्स की तो n is equals to 1, यानी के शेल, मान लीजिए हम बात करें के एल एम एन शेल्स, तो के शेल को हम बोला था हमने कि हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो n is equals to 1 ये हमारा पहला एनर्जी लेवल। दूसरा एनर्जी लेवल n is equals to क्या लाएगा? n is equals to 3 थर्ड एनर्जी लेवल, n is equals to 4 फोर्थ एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें, अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 कांस्टेंट रहेगा। n मतलब क्या हुआ? जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहली ऑर्बिट की, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल की, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n is equals to 1, तो n क्या हो जाएगा? 1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2। तो के शेल में, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करें, सेकेंड एनर्जी लेवल तो देखिए 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 सेकेंड में, यानी कि n कितना है? 2 सेकेंड एनर्जी लेवल में n इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ 2 लिखते हैं 2 और क्या आ जाएगा ये 8, क्योंकि कैसे हुआ ये 8? फिर से बता रही हूं मैं, 2 इंटू 2 टू 4 और 4 टू 8। ठीक है, तो के शेल में तो आ गए 2 और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? फिर एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें, थर्ड एनर्जी लेवल की बात करें तो 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से 2 इंटू एन, हम थर्ड की बात करें, थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि ये हुआ n इज इक्वल टू 3, n क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18। तो m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 18, मैक्सिमम 18 ही आ सकते हैं। फोर्थ की बात करें, फोर्थ एनर्जी लेवल तो 2n स्क्वायर के हिसाब से वही 2 इंटू फोर्थ में क्या है? n इक्वल टू 4, कितना हो गया? n इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा ये 32। ठीक है, तो क्या हुआ? यानी कि m शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 32। तो अगर फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करें 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू फोर्थ में, यानी कि n इक्वल टू 4, n क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 32। तो m शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 32। तो अगर हम के एल एम एन की बात करें तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एल शेल में 32।
Clear? Outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons even if it has the capacity to accommodate more electrons. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए K, L, M, N शेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो K शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते ही आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो ये किसका कंप्लीट होता है? K शेल का अगर हम बात करें सिर्फ K शेल की, तो ड्यूप्लेट किसका कंप्लीट होता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो हीलियम का ये K शेल 2 मीन्स हीलियम स्टेबल हो गया है। तो हीलियम का जो है K शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हीलियम स्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं K, L, M, N शेल की, तो हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट में है तो वो स्टेबल हो जाता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है तो स्टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, आर्गन में कितने होते हैं? 18। तो हम क्या लिखेंगे? K, L, M शेल भरेगा कैसे? 2, 8, 8। तो हमने बोला कि आर्गन स्टेबल है, एक नोबल गैस है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, नोबल गैस भी बोल सकते हैं और स्टेबल गैस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ये स्टेबल होगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है मीन्स आर्गन स्टेबल है। अगर वही हम बात करें पोटेशियम की, अगर हम वही बात करें किसकी? पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो K, L, M, N शेल की अगर हम बात करें, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L शेल में 8 आते हैं, M शेल में पहला ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, और N शेल में 1 चला जाएगा। यानी कि अगर 19 है, ये 19 है, तो 2, 8, 8 यहाँ 8 ही आएगा, पहले ऑक्टेट कंप्लीट करता है वो अपना, फिर यहाँ 1। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ते जाएंगे। तो जब ये 8 हो जाएगा तो फिर ये उसके बाद ये 18 होगा और फिर उसके बाद ये 32 होता है। तो हमें वही पता 2, 8, 18, 32 कैसे होगा? पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 8, 8, 8, उसके बाद ये 18, फिर उसके बाद ये 32। ठीक है, तो आई बात समझ में? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाती है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल होते चले जाते हैं। तो थर्ड क्या बताया बोहरनबरी ने कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, वो न्यू शेल ऑक्यूपाई नहीं करते हैं जब तक वो पूरे पूरे फिल ना हो जाए। तो पूरे पूरे फिल हो जाता है, उसके बाद वो नया शेल ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल K, L, M, N पूरा फिल हो गया तो O पे जाएगा, फिर P पे जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये पूरा। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X whose atomic number is 12। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो यानी कि K, L, M शेल की बात कर रहे हैं, तो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बाकी कितने बचे? 10 तो यही हो गए, बाकी बचे 12 में से 2, तो 2 इसमें जाएंगे। तो क्या हो गया ये K, L, M शेल्स में 2, 8, 2 जो है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई। और बेसिकली क्या है? ये है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक में सारे 20 तक एटॉमिक नंबर दिए हैं, तो आपको सब लर्न करना रहेगा, तो इजी हो जाएगा आपको ये समझने में कि कौन सा ये एलिमेंट है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। फिर राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम। तो हमको पता है कि कार्बन जो है 6 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो K और L शेल की बात रहेगी, क्यों? क्योंकि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4। बचे कितने? 4 ना, तो 4 यहाँ आ जाएंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे बताएंगे हम? इसका होता है एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो K, L, M शेल की बात करें तो 2, 8, 10 तो यही हो गई। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी बचा 1, वो M शेल में जाएगा 1। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आ ही जाएगा, क्योंकि इजी तब हो जाएगा अगर आपको उसके एटॉमिक नंबर लर्न हो जाते हैं 20 तक सारे एलिमेंट्स के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर। अब सोडियम आयन की बात हो रही है, आयन का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो K, L, M शेल में हम बात करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो सोडियम जो है अपना आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा,
किसको, किसी नॉन मेटल को, ठीक है। जब दे देगा तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 10। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे 2 और 8 ही रहेगी, क्योंकि अभी आयन बन चुका है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जब दे देगा किसी को एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने, तो उसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे फॉर एग्जाम्पल में ये बता देती हूँ मैग्नीशियम, है ना। अगर मैग्नीशियम आयन कैसे बना, +2 कैसे बन जाएगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो KLM शेल की हम बात करें 282 आ जाएगा। आउटर मोस्ट मैग्नीशियम भी क्या है, एक मेटल है, ये क्या करेगा, यानी कि मैग्नीशियम एक मेटल है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, किसको, नॉन मेटल को। तो दे देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, ये भी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ, एटॉमिक नंबर यहाँ, एटॉमिक नंबर जो है मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 10, और यहाँ भी सोडियम पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, सोडियम पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, बचे कितने 10। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, नियॉन जैसे हो जाएगी, क्योंकि नियॉन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, मींस स्टेबल है नियॉन। नियॉन एक स्टेबल गैस है, इनर्ट गैस है, और हम क्या बोल सकते हैं, इनर्ट, स्टेबल एंड नोबल गैस, 3 नाम से हम जानते हैं सारी गैसेस को, जो किसी रिएक्ट नहीं करती।